हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले राधे राधे। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी चीज़ लेके आया हूँ। आज हम समझेंगे एनएससी और बीएससी के डिफरेंस के बारे में, किस तरीके से बिजनेस करा जाता है एनएससी और बीएससी में, और कैसे हम एनएससी और बीएससी से भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो देखते हैं एनएससी और बीएससी के बारे में। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि जो एनएससी है वो किस तरीके से काम करता है और कैसे वर्कआउट करता है, उसकी पोजीशंस को समझते हैं। तो हमारे पास देखो बेटे, एनएससी हो गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब क्या होता है कि जो ये होल्ड करता है शेयर मार्केट को, कैसे होल्ड करता है, तो इसके अलग 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 सेगमेंट्स हैं। जैसे कि मैं एनएससी की बात कर रहा हूँ, तो एनएससी में सबसे बड़ा जो है कैश मार्केट। तो कैश मार्केट में ये 94% मार्केट का शेयर रखता है। यानी कि कैश की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है कैश मार्केट में, ठीक है, इसमें जैसे कि आपने शेयर खरीदना, शेयर बेचना, इसका 94% जो है मार्केट शेयर किसके पास है मेरे बच्चे, ये एनएसई के पास है। सही है जी। सेकंड देखिए बेटा ध्यान से, इक्विटी फ्यूचर। अगर फ्यूचर मार्केट की मैं बात करूं, तो फ्यूचर का सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो एनएससी में होता है। एनएससी इसका 99.99% जो है बाजार का ये रखता है अपने पास, मार्केट शेयर इसका इतना है। तो कैश मार्केट देखो खुद ऑलरेडी 90% अबव 94% मार्केट शेयर इसके पास है। इक्विटी देखूं तो इक्विटी फ्यूचर का जो 99.99% है वो इसके पास है। नेक्स्ट मैं बात करूं ऑप्शन की, तो इक्विटी ऑप्शन के अंदर 87.5% मार्केट शेयर है। तो अब मैं बात करना चाहूँगा कि मार्केट शेयर कैश का, इक्विटी का, सॉरी फ्यूचर का और ऑप्शन का, जो तीन सेगमेंट्स हैं, इसमें 94, 99.99% एंड 87.5% एनएससी के पास है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। देन मैं इसके एक बड़े बिजनेस सेगमेंट्स की बात करूंगा कि इसके तीन बहुत बड़े बिजनेस सेगमेंट हैं एनएससी के। वो क्या क्या हो सकते हैं वो देखिए ध्यान से। पहला बिजनेस सेगमेंट्स है ट्रेडिंग सॉल्यूशन का। बेटे यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है, जो भी ट्रेडिंग की जाती है, उसका कंट्रीब्यूशन जो होता है वो एनएससी से होता है बेटा। वहाँ से इसका 82% रिवेन्यू निकल के आता है। ये मेजर ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है, इसकी इनकम जो चार्जेस से निकलती है वो 82% है ट्रेडिंग से। बेटे दूसरी होती है क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। क्लियरिंग सेटलमेंट्स होते हैं, उस क्लियरिंग सेटलमेंट्स के ये 11% रिवेन्यू लेता है। तो क्लियरिंग सेटलमेंट्स के कितने हो गए 11%, और ट्रेडिंग का इसका आ जाता है 82%। ये इसके बिजनेस सेगमेंट है। नेक्स्ट बेटे बेटे अदर्स, जो इसके अलग काम होते हैं सीखे, जैसे इन्वेस्टमेंट से, इंडेक्स मैनेजमेंट से, डाटा एनालाइजेशन से, इन्वेस्टर एजुकेशन से और एक्सेट्रा, वहाँ से ये 7% रिवेन्यूज कमाता है। तो इसके रिवेन्यू कमाने के बिजनेस के तीन सेगमेंट, ट्रेडिंग हो गया, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट हो गया, और अदर्स हो गए। तो ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा बेटा 82%, देन क्लियरिंग में 11% एंड देन 7% अदर्स में। तो मैं बात करना चाहूँगा कि मेजर इनकम सोर्स कहाँ से निकल के आया। तो मेजर इनकम सोर्स बेटा बिजनेस का इसका जो निकल के आया वो कहाँ से निकल के आया, ट्रेडिंग सॉल्यूशन, जिसका कंट्रीब्यूशन है 82% रेवेन्यू। मेजरली से ट्रांजैक्शन चार्जेस से ये सबसे ज़्यादा इनकम अर्न करता है। तो ये बात हो रही है एनएससी की। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा कि अगर मैं इस ट्रांजैक्शंस को डिवाइड करूँ, ब्रेकअप करूँ, जो 82% है वो कैसे है, वो चार्जेस रिवेन्यू बेटा देखो ध्यान से क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला बच्चे निकल के आता है कि इक्विटी इंडेक्स ऑप्शन से, यानी कि इंडेक्स ऑप्शन से और इक्विटी से इसका जो ट्रांजैक्शन चार्जेस रिवेन्यू निकल के आते हैं वो है 78%। देन बच्चे कैश मार्केट से इसका निकल के आता है 11%। देन इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर से इसका निकल के आता है 11%। तो जो हमने पढ़ा कि भाई इसके जो चार्जेस निकल के आ रहे थे, या जो रिवेन्यूज ये कर रहा था चार्जेस रिवेन्यू, उसमें 87% जो निकल के आए, उसमें से इक्विटी इंडेक्स ऑप्शन का 78% है, कैश मार्केट का 11% है, और इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर का 11%। ये इसका जो है ब्रेकअप कराया ट्रांजैक्शन चार्जेस रिवेन्यू का। नेक्स्ट मैं बेटे बात करूंगा कि इनमें से सबसे ज़्यादा कहाँ से निकल के आ रहा है, इक्विटी इंडेक्स ऑप्शन से इसका सबसे ज़्यादा। तो सिंगल लार्जेस्ट रिवेन्यू सोर्सेज जो इसका निकल के आया है वो कहाँ से निकल के आया, इक्विटी इंडेक्स ऑप्शन से, जो है 78%। अब बात करते हैं बेटे आगे की। तो मैं एनएससी और बीएससी का कुछ डिफरेंस लेते हैं कि यहाँ कैसे वर्कआउट करता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा CAGR की। बेटा CAGR होता क्या है, CAGR होता है कंपाउंडेड
एनुअल ग्रोथ रेट। तो यहाँ वर्ड आ रहा है मेरे बच्चे कंपाउंडेड। तो कंपाउंडेड जो है एनुअल ग्रोथ रेट चेक की जाती है, वो चेक की जाती है। तो वो कैसे चेक की जाती है, वो कहते हैं कि इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो क्या करते हैं, फिक्स पीरियड पे ली जाती है कि इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड में कितनी उसकी ग्रोथ हुई है। ग्रोथ किसके बारे में हो सकती है, सेल के बारे में हो सकती है, रिवेन्यू के बारे में हो सकती है, अर्निंग के बारे में हो सकती है। तो किसी के बारे में भी इसकी क्या हो सकती है, ग्रोथ की बात की जा सकती है। तो ये ध्यान रखिए। तो इसके बिहाफ पर मैं एक डिफरेंस लेता हूं। तो पहला डिफरेंस आता है कि 3 ईयर्स का रिवेन्यू CAGR NSE का कितना निकल के आता है, वो निकल के आता है 38%। और BSE का बेटा 3 ईयर्स रिवेन्यू CAGR निकल के आता है 36%। तो NSE का आ रहा है 38% और BSE का आ रहा है 36%। देन यहीं पर मैं अगर आगे की बात करूं तो अभी हमने रिवेन्यू का CAGR देखा। नेक्स्ट क्या है, अगर 3 ईयर्स के प्रॉफिट का CAGR देखें तो NSE का आता है मेरे बच्चे 33% और BSE का आता है 36%। तो दोस्तों ये ध्यान से समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर रिवेन्यू CAGR BSE का ज़्यादा निकल आया, बट अगर ध्यान से देखेंगे तो, सॉरी रिवेन्यू कहना चाहूँगा, ये प्रॉफिट CAGR है, यहाँ पर पोजीशंस जो है इसकी जो है निकल के आई है। नेक्स्ट बेटे अगर हम ध्यान से देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी पे भी अगर हम इस पे लिखना चाहें तो रिटर्न ऑन इक्विटी होता क्या है। रिटर्न ऑन इक्विटी बेटा एक फाइनेंशियल रेशियोज होती है जो ये बताती है कि बिजनेस जनरेट कर रहा है तो उसका प्रॉफिट के हिसाब से शेयर होल्डर इक्विटी कितनी निकल के आ रही है। तो यहाँ पर आपने ये देखना है कि जो भी प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है उस प्रॉफिट के अर्निंग के बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास कितना अमाउंट्स पहुंच रहा है। तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करती है कि प्रॉफिट योर कंपनी मेक्स फॉर एवरी रुपीज इन्वेस्टेड बाय अ शेयर होल्डर एंड द रिटर्न दोज इन्वेस्टर कैन एक्सेप्ट, कि कितना पैसा शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट किया है उसके बिहाफ पर उसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, इसे बोलते हैं बेटा रिटर्न ऑन इक्विटी। इसके बिहाफ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, रिटर्न ऑन इक्विटी के बिहाफ पर NSE निकलता है 35% और ROE निकलता है 15%। तो यहाँ ध्यान देने वाली बातचीत क्या है कि ROE कितना निकल रहा है बेटा 35% और BSE का निकल रहा है 15%। देन मैं आगे बात करूंगा, बात करते हैं टोटल रिवेन्यू की। तो टोटल रिवेन्यू मार्च 2024 तक क्या हो चुका था, 16,433 करोड़ था। किसका बेटा, NSE का। और BSE का था 1,617 करोड़। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, NSE बीट करता हुआ जा रहा है BSE को, इस पे आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। सर ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होता है बेटा, ये क्या होता है कि फाइनेंशियल जो है ये पोजीशन देखी जाती है कि सारे टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचा, यानी कि प्रॉफिट टैक्स देने के बाद कितना बचा, वो हमें बताता है कि कंपनी ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताता है और ये कैलकुलेट करके बताता है कि क्या चीज़ निकल के। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि टैक्स देने से पहले का नेट प्रॉफिट और उसके बाद जो टोटल एक्सपेंसेस हुए हैं टैक्स के, वो देने के बाद जो प्रॉफिट निकलता है उसे बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इस पे कंपैरिजन करते हैं तो PAT बोलते हैं बेटा इसका। अगर आप ध्यान से देखें कि PAT NSE का निकल के आता है 8,406 करोड़ और BSE का निकल रहा है 2024 मार्च लास्ट तक 772 करोड़। तो आप यहाँ पर भी कंपैरिजन कर लीजिए। NSE इज मतलब कमाल का काम कर रहा है और उसको पोजीशंस आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ जा रहा है NSE और BSE की पोजीशंस पर। अब नेक्स्ट करते हैं बेटे बच्चे 9 मंथ का जो हम 2025 का फाइनेंशियल ईयर का ले लेते हैं पैट, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। NSE का निकलता है 9,138 करोड़ और BSE का निकलता है 665 करोड़। तो यहाँ पर भी बीट करता हुआ जा रहा है NSE। फिर आगे की बात करते हैं तो यहाँ देखें NSE has reported more than last year profit in first 9 months of financial year 2025, indicating its
परफॉर्मिंग बीएससी, यानी उससे ज़्यादा परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। बेटे यहाँ पर मैं पीई की बात करूँगा बीएससी की, तो बीएससी की जो पीई आ रही है वो निकल के आती है 91। और यहीं पर अगर मैं यहाँ ध्यान रखूँ तो इस समय एनएससी स्टॉक मार्केट में नहीं है, ये अनलिस्टेड शेयर है। तो यहाँ पर अनलिस्टेड शेयर का इसका रुपीज़ जो चल रहा है 1600 के हिसाब से मैंने इसको बताया हुआ था, 1600 के ब्याज पर अब थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया होगा क्योंकि पोजीशंस बहुत अच्छी चली जा रही है। और यहीं पर इसकी जो TTM-PE है वो है 36। तो यहाँ पर 36 पी जो है पीई रेशियो है और यहाँ पर है 91। तो फिर एनएससी एक बेटर पोजीशंस पे चलता हुआ नज़र आ रहा है। देन मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि अगर हम बात करें कि कौन सी चीज़ मार्केट में सस्ती है या कौन सी चीज़ मार्केट में मिलती है, तो अनलिस्टेड की एनएससी जो चल रहा है वो बेटा सस्ता है किसके बिहाफ पर, बीएससी के बिहाफ पर। तो एनएससी अभी आपके पास पोजीशन है अनलिस्टेड शेयर पे, इसको बाइंग कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करें, सिट टाइट करें, बैठे रहें और पोजीशंस देखें, ये कमाल का वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। सस्ता है, बढ़िया है, टिकाऊ है, काम करेगा, वर्कआउट करता है, पोजीशन लेते हुए जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो यहाँ पर अपनी एक पोजीशंस बनाए। ये मैंने आपको एक ब्रीफ नॉलेज देने की कोशिश करी है कि यहाँ पर आप समझें कि एनएससी कैसे वर्कआउट करता है, फाइनेंशियल पोजीशंस किस तरीके से वर्कआउट करता है, कैसे आप इस पे अपना पोजीशंस बना सकते हैं। देन आप इसको वीडियो को देखें, ध्यान दें और शेयर जरूर करें, कमेंट भी जरूर करें और देखें कि किस तरीके से वर्कआउट होता है। देन मिलते हैं इसी तरीके की और अच्छी जानकारियों के साथ। गुड बाय, थैंक यू।